जय हिंद। आज पढ़ा रहे हैं क्लास 9 का कल पढ़ा रहे थे राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ में एक पॉइंट हो गया था असेंबली, अब दूसरा पॉइंट था काउंसिल। राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग था जिसका नाम था काउंसिल। काउंसिल जो था असेंबली की तरह ही एक छोटा सा संस्थान था जहां पे राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के समान थी, जहां पर काम करने वाले है ना, कार्यपालिका का मतलब जो सरकारी काम, जो गवर्नमेंट का काम करे उसको कार्यपालिका कहते हैं। उसी की तरह उसमें क्या थे, कार्यपालिका के समान था। उसमें क्या था, इसमें हर साल कम से कम 3 बार बैठक होती थी। इसमें इस काउंसिल में हर साल क्या था कि 3 बार बैठक होती थी। 3 बार बैठक होती थी। इस बैठक में 2 तरह के लोग भाग लेते थे, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। एक अस्थाई भाग लेता था और दूसरा अस्थाई। अस्थाई और दूसरा अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या था कि जो हमेशा के लिए इसमें हो, है ना। तो इसमें 2 तरह के थे, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। शुरू में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान था शुरू में। अमेरिका को बोला गया, लेकिन अमेरिका जो है क्या किया, इसमें राष्ट्र में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। ये शुरू में जो पहली बार जो 1920 1918 विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो 1920 में जब संघ बना, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, तो उस टाइम में अस्थाई सदस्य बना। तो उसमें 2 तरह का सदस्य था, बैठक होती थी, उसमें 2 तरह का सदस्य भाग लेता था, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान होता था, और इसमें अमेरिका ने भाग में सम्मिलित नहीं लिया। इसमें कुल मिलाकर के अस्थाई सदस्यों की संख्या 9 थी। अस्थाई की 4 और अस्थाई की 9 थी, है ना। अस्थाइयों का क्या होता था कि हर 2 साल पर इसका निर्वाचन होता, हर 3 वर्ष पे इसका हर 3 साल पर निर्वाचन होता था, हर 3 साल पर। जैसे 20 में हुआ तो 23 में हुआ होगा, फिर 23 के बाद फिर 26 में होगा। जबकि अस्थाई पर हमेशा के लिए तो इसका कोई चुनाव की जरूरत नहीं है। बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बना यूएनओ, उसके बाद में ये उतना खास नहीं है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाला जो यूएनओ बना 1945 में, वो इम्पोर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1945 वाला, है ना। अब क्या करें, काउंसिल जो है ना असेंबली से ज्यादा प्रभावी था, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के सदस्य होते थे। इसके साथ ही यहाँ पर काउंसिल में जब भी बैठक हुई थी तो उससे कुछ बातों पर ध्यान रखा गया था। जैसे उसने ये कहा था, पहला बात, कि जितने भी लोग हैं, निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति शस्त्र का इस्तेमाल ना करे, या करे भी तो वो एक सीमित मात्रा में। दूसरा भी पॉइंट, किसी भी कमजोर राष्ट्र या किसी भी राष्ट्र में बिला वजह उसके ऊपर युद्ध ना करे, युद्ध पे रोकने के लिए, युद्ध को रुकाव के लिए। तीसरा पॉइंट, कोई भी कमजोर या आर्थिक रूप से कमजोर देश था उसको मदद करने के लिए, है ना, उसको मदद करने के लिए, आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए, किसी भी तरह का आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए, किसी देश से खतरा लग रहा है तो उस देश को बचाने के लिए। साथ ही
उसमें एक डेंजिंग नाम का क्षेत्र था। उस डेंजिंग वाले क्षेत्र को क्या करा था, अधिकार मुक्त दूसरे देश से जो वो कब्जा किया हुआ था, उस कब्जा वाले क्षेत्र को क्या करना है, उसको स्वतंत्र करवाना है। ये था काउंसिल का। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, सचिवालय। आज भी है हमारे देश में सचिवालय, वहां भी होता था सचिवालय। सचिवालय में होता क्या है, जितने भी कर्मचारी होते हैं जो मतलब विधायिका का कार्य का देखभाल करता है, जो विधायिका का कार्य का देखभाल करता है, जैसे मंत्री हो गया, सांसद हो गया, विधायक हो गया, है ना, इन सारे लोगों का देखभाल करता है, वो सारे के सारे लोग सचिवालय में बैठते हैं। अब क्या करें, इसका मुख्यालय उस टाइम में जेनेवा में बना गया था, जेनेवा में। इसका मुख्यालय जेनेवा में था, है ना। उसके बाद इसका एक मुखिया होता था, इसका जो मुख्य व्यक्ति था उसको कहा जाता था महासचिव। आज भी महासचिव है ना, आज भी इसके मुख्य अध्यक्ष या अध्यक्ष कह सकते हैं, मुख्य अध्यक्ष थे, है ना, जिसको महासचिव कहा जाता है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या था कि असेंबली में जो व्यक्ति जो पढ़ाई का पहला पॉइंट, असेंबली, जो असेंबली के लोग इसको चुनता था, किसको, महासचिव को, कि इसका जो महासचिव होगा, मुखिया होगा, वो असेंबली के लोग चुनेंगे, है ना। उसके बाद क्या था, इसमें वही सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। सचिवालय का मुख्य जो होता है वो महासचिव ही होता था उस समय। उसके जो दफ्तर का कार्य संभालते थे, है ना, राष्ट्र के सभी कागज कार्य सचिवालय द्वारा ही किए जाते थे। असेंबली और काउंसिल को भेजे जाने वाले कार्यक्रम का मसौदा तैयार करता था, बैठक निर्धारित करता था तथा असेंबली और काउंसिल के लिए किए गए निर्णय का विवरण भी तैयार करता था। आज भी जब अगर प्रधानमंत्री कहीं भाषण देने के लिए निकलता है, प्राइम मिनिस्टर कहीं निकलता है, तो प्राइम मिनिस्टर का उठने से लेकर के, राइजेस से लेकर के स्लीपिंग तक, मतलब उठने से लेकर सोने तक जो भी कार्य होता है, ये उसका एक मुख्य ऑडिटर होता है ना। उसको क्या बोलना है, उसको क्या बोलना है और क्या करना है, ये सारा का सारा वो भी एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय का ही वहां पे एक कर्मचारी होता है। अब ये तो काम ही हो गया। बजट संबंधी जो भी काम है वो कैलकुलेशन करना सचिवालय के लोगों का काम है। कहीं अगर किसी तरह का आपदा हुआ तो उसमें कितना खर्चा आएगा, उसका भी कैलकुलेशन करने के लिए, जोड़ घटाव करने के लिए ये सचिवालय के कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसके बाद हाँ ये हो गया। उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जैसे भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, दुनिया का सर्वोच्च न्यायालय होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम ही है न्याय देना, है ना। न्याय कहाँ कहाँ देता है, हाँ, इसका जो है ऑफिस जो है ये है नीदरलैंड, जो कि अब इसका 3 नाम है, नीदरलैंड, हॉलैंड और डच कहलाता है वहां के लोगों को। नीदरलैंड या हॉलैंड इसी का नाम है, इसका ऑफिस है ना। जिस जगह का नाम है द हैग नगर, नीदरलैंड के द हैग नगर में इसकी ऑफिस है। आगे चलते हैं। उस समय में जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का, तो कुल 15, याद रखना, कभी भी न्यायाधीश जो चुना जाता है तो विषम संख्याओं में चुना जाता है, सम संख्याओं में नहीं चुना जाता। ऐसा नहीं कि 4 या 6 या 8 में, कभी भी 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, है ना। कभी भी विषम संख्याओं में चुना जाता है ना, टोटल मिलाकर के विषम संख्या में, ताकि अगर किसी चीज के लिए उसको वोटिंग करवाया जाए तो ऐसा ना हो कि अगर 14 है तो 7 दोनों तरफ, 15 है तो एक तरफ 8 एक तरफ 7, है ना।
अपने यहाँ भी एक हुआ था बहुत बड़ा, दक्षिण भारत में एक मठ का हुआ था, केशवानंद भारती वाला में, तो उसमें भी जज से बाजाप्ता लिया गया। अब आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम है सुरक्षा कार्य, मतलब कि हर देश को क्या करना, किसी भी तरह का दिक्कत हो, उसके साथ अन्याय हो, है ना, उसके साथ अन्याय हो, उसके साथ उल्लंघन हो, न्यायालय के दिए गए नियमों का उल्लंघन हो, है ना, उसके कानूनी दायित्व को निभाना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम है। आज भी जब कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ, अभी जैसे एक नया लेटेस्ट अपडेट है कि इजराइल के खिलाफ, इजराइल ने फिलिस्तीन के बहुत सारे बच्चों को क्या किया, मार दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, बहुत सारे वहां के लोगों को क्या किया गया, इस ठंडे के मौसम में भी बहुत परेशान करके रखा। आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया, वहां के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय, और वहां के जो इजराइल के हेड है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला गया, तो वो न्यायालय ने निकाला। तो दुनिया भर में किसी भी देश के खिलाफ अन्याय हो तो उसको न्याय देने के लिए एक संगठन का बनाया गया जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब इसके बाद एक पॉइंट और रह गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। श्रम का मतलब होता मजदूर का संगठन। आज भी और उस समय भी दुनिया भर में जितने भी मजदूर हैं उन लोगों को शोषण किया जाता था। शोषण ये किया जाता था कि उसको ले जाकर के बिना कोई मजदूरी को उसके साथ काम करवाया जाता था। ना ही समय का कोई तय होता था, 8 घंटे के बदला 15 घंटा, 16 घंटा, और उसको पैसे भी दी जाती थी तो बहुत कम, जिसको बंधुआ मजदूर के नाम से भी जानते थे। दुनिया का एक ऐसा शहर था लिस्बन, जहां मजदूरों को खरीदा जाता था, मतलब खरीद कर ले आओ, उसको खाने पीने की भी बहुत कम देना है, लेकिन काम जितना हो उसके काम करवाया। उसके लिए दुनिया भर में बहुत विरोध हुआ और एक संगठन बनाया, मजदूरों का संगठन, जिसका नाम जिसके न्याय के लिए एक संगठन बना जिसका नाम था ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके तहत मजदूरों के साथ किस तरह का व्यवहार करना, ये संगठन का काम था। आज भी बहुत सारे जगह मजदूरों के साथ 12 घंटा 15 घंटा काम लिया जाता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कानून के विरुद्ध है। हमारी कानून, हमारे भारत के कानून या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना था कि कोई भी मजदूर से 8 घंटा से अधिक काम नहीं लिया जा सकता, चाहे वो दैनिक मजदूरी वाला हो या मासिक मजदूरी वाला हो, यानी प्राइवेट नौकरी वाला हो या गवर्नमेंट नौकरी वाला हो या कोई एक आम मजदूर हो, है ना। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि श्रमिकों में, मजदूरों में हालात सुधारने का काम करें। हाँ, सुनना दूसरा क्या रहता है सर, क्या बचा है, पहले क्यों काम चला था, ₹200 दिन रहा है, बुझलिए, पहले ₹200 दिन रही है, 2 टा के हाँ दे दे, हाँ दे, है ना। तो 8 घंटा से ज्यादा मजदूरी आज भी नहीं, मतलब क्या करवाया जाता। वजह क्या है कि वहां पे खुद भी लोग जागरूक नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ भी मजबूरियां हैं, या भारतीय श्रम संगठन के साथ भी मजदूरियां हैं, है ना। इसमें अभी भी क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि 12 घंटा 15 घंटा तक काम, हाँ क्यों हाँ आई बोला दे, लेकिन ओकरा जे है बुझलिए
सुन ओकरा कहिए ई बात कि अहाँ जे उ जे साफ नहीं भेजने छै रिसीविंग बुझलियै नहीं तो उ बनि गेल छै आइ बनि गेल छै जाति आवासीय नहीं बनल है बुझलियै तऽ कतौ निकलवा सकै छी आ नहीं तऽ हमरा साफ वाला दऽ दिअ आइ वाला रसीद आखे निकालि कऽ हम दऽ दै छियै बुझलियै हाँ से बनि गेल नहीं तऽ कतबो निकाल सकै छी आइ बनि गेल अहाँके हाँ ठीक ठीक है आ नहीं दिक्कत हो तो हमरा कहिए है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यही था कि किसी से मतलब एक मजदूर की तरह ही काम लिया जाए। अब आगे चलते हैं कि राष्ट्र संघ बनने के बाद 1920 में राष्ट्र संघ बनने के बाद क्या उपलब्धि रहा आखिर बना तो उसमें कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। राष्ट्र संघ बनने के बाद क्या उपलब्धियां हुआ बनने के बाद कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ देखते हैं क्या क्या फायदा हुआ। उन्नीस सौ 20 में आइलैंड द्वीप समूह के प्रश्न पर स्वीडन और फिनलैंड में झगड़ा हुआ। राष्ट्र ने क्या किया इनके झगड़ा को क्या किया गया सुलझा दिया। पहला तो उपलब्धि यहाँ हुआ। दूसरा साइलेसिया के प्रश्न पर जर्मनी और पोलैंड में आए दिन विवाद प्रारंभ होता था है ना शुरू होता था। तो उसने क्या किया साइलेसिया के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र था तो साइलेसिया वाले क्षेत्र को क्या किया दे दिया गया। मतलब इसमें क्या किया गया बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोगों को जो बहुत सारे देशों को क्या किया गया अधिकार दे दिया गया। ये राजनीतिक कार्य में है ये राजनीतिक कार्य में यानी सीधे सीधे लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे देश थे जिनके क्षेत्र पे जबरदस्ती अधिकार किया हुआ था उस पर क्या किया गया कि राष्ट्र ने अपना हस्तक्षेप करके उसे वो देश लौटा दिया गया। लेकिन ये तो राजनीतिक। अब दूसरा पॉइंट होता गैर राजनीतिक उसका एक ही लाइन में हम दे सकते पॉइंट बहुत सारा है लेकिन एक ही लाइन में गैर राजनीतिक में गैर राजनीतिक कार्य में क्या हुआ देखते हैं। तो गैर राजनीतिक कार्य में क्या हुआ राष्ट्र संघ ने कई सराहनीय कार्य किया जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है ना आर्थिक के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया यूनेस्को नाम का WHO का बाद में गठन हुआ लेकिन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ये तो बाद में हुआ लेकिन पूरे विश्व भर में हो रहे अस्वस्थता का भी देखभाल क्या किया ये राष्ट्र संघ ने किया। क्या कहा किसी देश में विश्व स्वास्थ्य पे किसी देश में अगर किसी तरह का महामारी आए बीमार जैसे भारत में कोरोना नाम की बीमारी आई थी तो भारत ने खुद क्या किया एक एंटीडॉट बनाया जिसको कोविशील्ड कोवैक्सीन नाम का दिया गया है ना। तो विश्व भर में किसी भी तरह का कोई बीमारी आता है जैसे कि अमेरिका ने नेपाल में जलवायु की वजह से एक बीमारी आई थी जिसमें आँख की बीमारी आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो उन्होंने क्या किया था अमेरिका ने जाकर नेपाल का मदद किया था है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व संघ का यूएनओ का काम ही था कि विश्व भर में गैर राजनीतिक कार्य ये लिखेंगे कि विश्व भर में स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में भी यूएनओ ने मदद किया। इसके बाद आर्थिक सहायता 1921 और 22 में उसके बाद आर्थिक मतलब पैसा से सहायता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारा देश क्या हुआ आर्थिक तंगी से बेहाल हो गया खास करके जर्मनी वगैरह क्षेत्र जर्मनी और क्या कर रहे हैं ऑस्ट्रिया वगैरह इन लोगों को क्या किया गया पैसा दे करके मदद किया गया। उसके बाद आया स्वास्थ्य चिकित्सा बता दिए। उसका सामाजिक कार्य बहुत सारे क्या हुआ प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 1921 तक वो जो युद्ध में वो लोग घिराया हुआ था मतलब युद्ध में सैनिक को जबरदस्ती युद्धबंदी किया हुआ था ऐसे लोगों को भी छुड़वाने का कार्य यूएनओ ने करवाया है ना। पहला पॉइंट राजनीतिक कार्य में क्या बोले कि बहुत सारे देश क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो जिसका सही भाग था वो भी कब्जा कर लिया था उसको सबको अपना अपना अधिकार दिलाने का कार्य करवाया। दूसरा काम क्या विश्व भर में स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को मदद किया गया। तीसरा आर्थिक सहायता
प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे देशों को नुकसान हुआ था, वो गरीबी के हालात, वहाँ पर आर्थिक मंदी आ गई थी। उसके लिए यूएनओ ने क्या किया, पैसे देकर के उन देशों को मदद किया। उसके बाद 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तो वहाँ पे युद्ध बंद कर दिया था। जितने भी सैनिक थे या जो नागरिक थे जिसको बंदी बना लिया था, इसको क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, बंदी को क्या किया, उसको छुड़वाया। ये सब काम इसका उपलब्धि रहा। अब ये सब तो क्या हुआ, उपलब्धि था। अब क्या ऐसा वजह था कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या हुआ, बाद में उसको असफल हो गया। ये तो उपलब्धि था, अब असफलता क्यों हुआ? तो पता है असफलता का तो सबसे पहला पॉइंट सबको पता है, वर्साई की संधि, शांति समझौता जिसको हम कहते हैं। जब पेरिस शांति समझौता हुआ तो उसमें क्या किया गया, वर्साई की संधि लगा दी गई। वर्साई की संधि में यह था कि उसके ऊपर जितना भी नुकसान हुआ, हारने के बावजूद हारे हुए लोगों पे ही अधिकार लगा दिया। अब क्या हुआ, इससे बौखला करके जर्मनी ने क्या किया, शांति समझौता का, या ये विश्व यूएनओ था, यूएनओ की बातों को क्या क्या नहीं माना और उसके संधि को तोड़ दिया। दूसरा, ये चीज नहीं करना चाहिए था। उसके बाद पोलैंड और फ्रांस और अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों का समर्थन करना। इन्होंने क्या किया, एक गलती कि जो लोग जीता यानी फ्रांस और पोलैंड, इन्हीं लोगों का समर्थन किया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये लोग कमजोर वर्ग था, इन लोगों का क्या किया, मदद नहीं किया। उसके बाद निशस्त्रीकरण में एक चीज गड़बड़ी किया कि इन लोगों ने क्या किया कि जो हारे हुए थे उन लोगों को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया, और जीते हुए मतलब जो इंग्लैंड, फ्रांस और इटली वगैरह था, इन लोगों को क्या किया, निशस्त्रीकरण पे प्रतिबंध नहीं लगाया। इससे भी क्या हुआ कि मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध में जो देश हार गया था, उन लोगों के अंदर क्षोभ था पहले से ही। उसके बाद जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया, जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया और मंचूरिया पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसके बाद चीन ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ के पास गया मंचूरिया के लिए, तो उन्होंने कोई मदद नहीं की। और जापान निवासी इतने क्रूर थे, इतने मतलब क्या कहते हैं उसको, तानाशाह थे कि मंचूरियन भाषा बोलने वालों को क्या कहते, जुबान काट लिया जाता था। वहाँ के मंचूरियन वाले लोगों को उस तरह से, जैसे क्या होता है, एक घर है उसमें सारे लोगों को बैठा करके और गर्दन तक सीमेंट से ढलवा दिया जाता था। इस तरह से खुद शासन किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे कोई भी मदद नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, 1933 में वेलेस्मिक ने बोल्विया पर आक्रमण हुआ है। उसमें भी क्या हुआ कि जवाब मांगा गया तो राष्ट्र संघ को जवाब नहीं दिया, वो मौन हो गया। आज भी जब भारत राष्ट्र संघ से पाकिस्तान के बारे में मांगता है, पीओ के बारे में, तो भारत जब मांगता है तो मौन हो जाता है, जबकि पाकिस्तान के बातों पे ज्यादा उछल कूद करने लगता है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉइंट क्या हुआ कि जर्मनी के ऊपर लगाया गया था संधि, वो संधि गलत था। वो किसी भी तरह से न्याय संबंधित नहीं था, वो अन्याय संबंधित था। वो न्याय संबंधित नहीं था, वो अन्याय संबंधित था, है ना। तो इसके बाद जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने जैसे ही आया तो उसके संधि को क्या क्या खत्म कर दिया, है ना। इन्होंने मांग किया लेकिन उसके मांग को पूरा करना चाहिए था, लेकिन क्या क्या मांग को पूरा नहीं किया। तो ये सब क्या था, राष्ट्र संघ का एक उपलब्धि था और ये असफलता था। आज इतना ही रहेगा।